ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस बातें नहीं, हाँ प्लीज़। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एंड दैट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम फिजियोलॉजी। ठीक है, ब्लड के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम फिजियोलॉजी। ठीक है, बात नहीं प्लीज़। दिस सिस्टम इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ न्यू फॉर ऑल ऑफ यूज़। ठीक है, तो कोशिश करें कि लेक्चर फर्स्ट से लंग्स की जितनी फिजियोलॉजी है वो आप लोगों ने समझनी है। अगरचे इसमें कुछ चीज़ें मैथमेटिकल से इक्वेशंस वगैरह है, लेकिन इंशाल्लाह वो हम आसानी से हल करेंगे। ठीक है, पहले लिखे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में द फर्स्ट टॉपिक अबाउट रेस्पिरेशन। व्हाट इज़ मेंट बाय रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन को हम ब्रीदिंग भी कहते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग को हम वेंटिलेशन भी कहते हैं। ये सारे के सारे सेम हैं। ठीक है, सो रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, दीज ऑल वर्डिंग हैव द सेम मीनिंग। ये एक दूसरे के सिनोनिमस है। सिनोनिमस का मतलब कि वर्डिंग डिफरेंट है लेकिन मीनिंग सेम है। इसमें लिखे द प्रोसेस ऑफ, डेफिनेशन में लिखे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इन, ऑक्सीजन इज O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ लंग्स इज नोन एज रेस्पिरेशन। एक्चुअली रेस्पिरेशन का मतलब यह है कि एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम ऑक्सीजन इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। मतलब ऑक्सीजन इन करने को हम इनहेलेशन कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आउट को हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज नोन एज रेस्पिरेशन। इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। एक्चुअली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो सिस्टम हम पढ़ते हैं, इसके कंपोनेंट्स देखे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के जनाब कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। एक्चुअली रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी भी कंपोनेंट्स हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू वेज। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू वेज। ये हम दो तरीक़ों से डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कंडक्टिंग जोन और दूसरे को कहते हैं रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू वेज। एक साइड पे लेके कंडक्टिंग जोन और यहाँ पे लेके रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी जोन। इसमें आप लोगों ने सिर्फ एक पॉइंट याद रखनी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो पार्ट जो सिर्फ गैसेस की फ्लो में हेल्प करे लेकिन वो गैसियस एक्सचेंज में काम ना करे, उसका नाम सिर्फ क्या है, कंडक्टिंग है। हम कहते हैं ऑक्सीजन इन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करना है, तो ऑक्सीजन हमने इन करके कहाँ को देना है, ब्लड को, और ब्लड से हमने क्या लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों की प्रोसेस को हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन अगर मैं सांस लेता हूँ नाक के ज़रिए, तो नाक जो है, नोज इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन नाक जो है ये सिर्फ ऑक्सीजन इन करने में हेल्प करती है लेकिन ये एक्सचेंज में हेल्प नहीं करती। एक्सचेंज में जो हेल्प करने वाले सेल है वो लंग्स के होते हैं, वो एल्व्यूलाई है। क्या है, एल्व्यूलाई। अब ट्रेकिया का नाम सुने, ट्रेकिया को हम वेंट पाइप कहते हैं। उसमें सिर्फ एयर आती जाती है, एयर इन आउट होती है लेकिन वो एक्सचेंज में हिस्सा नहीं लेती। सो द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम which only help in the gaseous flow, that is called a conducting zone। और वो पार्ट जो रियल में गैसियस एक्सचेंज का काम करें तो उसका नाम रेस्पिरेटरी जोन है। तो लिखिए जनाब इसकी डेफिनेशन, द पार्ट which only या which help in the flow of gases but do not take part in exchange, that is known as a conducting zone। इसको हम कंडक्टिंग जोन कहते हैं। कंडक्टिंग जोन के अंदर लेके फॉर एग्जांपल इसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं, द फर्स्ट वन इज माउथ। हम माउथ के ज़रिए भी सांस लेते हैं, ठीक है ना। कभी कभार नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होती है, नाक बंद रहती है, या नाक में हम पैकिंग करते हैं, मतलब ENT के अंदर नाक की हड्डी जनाब टूट जाती है,
उससे खून आता है तो हम पैकिंग करते हैं, तो फिर हम उस बंदे को कहते हैं कि आप माउथ के ज़रिए सांस लिया करें। लेकिन जिस बंदे की नाक बंद होती है उसकी सांस कभी कभार बंद हो जाती है, क्योंकि जो नाक है इट प्ले अ वाइटल रोल टू टेक ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे लेके माउथ इज़ वन ऑफ द पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन। माउथ के साथ साथ नोज भी है। क्या है? नोज। नोज के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है इसको फेरिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स का वो पार्ट जो नोज के साथ होता है इसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं, और फेरिंग्स का वो पार्ट जो माउथ के सामने है इसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं, और जो लेरिंग्स के साथ है उसको लेरिंगोफेरिंग्स कहते हैं। ये फेरिंग्स हम अलग पढ़ेंगे, लेकिन फेरिंग्स इज अ पार्ट ऑफ विच जोन? कंडक्टिंग जोन। फेरिंग्स के बाद याद रखें देयर इज लेरिंग्स। वो क्या होता है? लेरिंग्स। लेरिंग्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जिससे हमारी आवाज़ निकलती है, ये लेरिंग्स होता है। कभी कभार हम बहुत ज़्यादा मतलब कोई टन चीज़ खाते हैं फॉर एग्जाम्पल, या कोई टन चीज़ खाते हैं, या फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ठंडी चीज़ पीते हैं, तो इससे हमारी जो है ना आवाज़ जो है ना वो दब जाती है। इसका वजह यह है कि इस लेरिंग्स को इनर्वेट करना, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। कौन सी नर्व? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। इट इनर्वेट दिस लेरिंग्स एंड दैट विल प्रोड्यूस साउंड्स। लेकिन जब हम कोई ठंडी चीज़ खाते हैं तो लेरेंजियल नर्व कंप्रेस हो जाती है, और जब वो कंप्रेस होती है तो हम फिर सही तरीके से आवाज़ नहीं पैदा कर सकते। हम फिर कोई गर्म चीज़ जब पीते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, जब हम कहते हैं वॉइस रेस्ट करें, बहुत ज़्यादा तेज़ ना बोले, जितना हम लेरिंग्स को रेस्ट देंगे उतना हमारी आवाज़ की जो प्रोडक्शन है वो बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। क्या कहते हैं? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। लेकिन वॉइस बॉक्स कौन सा होता है? लेरिंग्स होता है। लेरिंग्स के बाद लेके ट्रेकिया। लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया है। ट्रेकिया इज अ विंड पाइप। ये भी एक विंड पाइप है जो थ्रोट के अंदर होता है। और फिर ट्रेकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकाई। ये किस में डिवाइड होती है? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई प्लूरल है, सिंगल ब्रोंकस होता है, लेफ्ट ब्रोंकस एंड राइट ब्रोंकस। सो देयर इज वन ब्रोंकस फॉर ईच लंग्स। ठीक है, याद रखना है जो राइट ब्रोंकस है वो अंदर से वाइडर होता है, लेफ्ट ब्रोंकस अंदर से नैरो होता है। जो चीज़ वाइडर होता है उसमें फॉरेन बॉडी जाने के चांसेस ज़्यादा होती है। बच्चों में अगर गलती से वो आपस में एक दूसरे के साथ खेलते रहते, कभी बंटी वगैरह स्वालो करते हैं, कभी कोई फॉर एग्जाम्पल इस तरह ये जो आर्टिफिशियल पेस्टल्स होती है उसके साथ वो चेरे टाइप होते हैं वो खा लेते हैं, या इवन चाक्स जो बच्चे आपस में खेलते स्कूल के अंदर चाक स्वालो कर लेते हैं। मतलब बच्चों में तो एक्सीडेंटली फॉरेन बॉडी किसी भी तरीके से आ सकती है। या कभी कभार हम कोई चीज़ खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो ऑटोमेटिकली स्वालो हो जाती है और वो अनफॉर्चुनेटली ट्रेकिया में चली जाती है। कहाँ पे? ट्रेकिया। दैट इज कॉल्ड इनहेल्ड फॉरेन बॉडी। अगर एनीथिंग विच कम फ्रॉम आउटसाइड तो वो दो पॉसिबिलिटी हैं, या एसोफेगस में जाए या कहाँ पे जाए? ट्रेकिया में। ट्रेकिया के बाद अगर वो फॉरेन बॉडी नीचे जा सकती है तो वो किस ब्रोंकस में जाएगी? राइट ब्रोंकस, क्योंकि वो लेफ्ट ब्रोंकस की बनिस्बत ज़्यादा वाइडर है, तो उसमें ज़्यादातर चांसेस है कि वो फॉरेन बॉडी चली जाए। इसलिए एक्सक्यूज आता है, लेकिन ये मैं एनाटॉमी में पढ़ाऊंगा। द मोस्ट कॉमन लंग्स दैट शुड बी अफेक्टेड फ्रॉम फॉरेन बॉडी दैट इज राइट लंग। वो क्या होता है? राइट लंग, क्योंकि राइट ब्रोंकस वाइडर है, लेफ्ट ब्रोंकस शॉर्टर होता है। और ये दोनों किस चीज़ के ब्रांचेज होती हैं? ट्रेकिया की। फिर इस ब्रोंकाई के बाद छोटे छोटे ब्रांचेज होती हैं, उसको ब्रोंकियोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स। जो ब्रोंकियोल्स है ये भी हमारे पास क्या होते हैं? कंडक्टिंग जोन का हिस्सा होते हैं। अब यहाँ पे इसके बाद जो मेन पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, देखें नाक से लेके ब्रोंकियोल तक, लंग्स के अंदर कहाँ तक? ब्रोंकियोल तक। ये रास्ता सिर्फ एयर आने जाने के लिए है, लेकिन इसमें एक्चुअल एक्सचेंज नहीं होती। सो दीज पार्ट्स एज अ होल इन रेस्पिरेटरी सिस्टम आर द पार्ट ऑफ कंडक्टिंग जोन। अब लिखे रेस्पिरेटरी जोन, इसमें लिखे द पार्ट which take part actually in gaseous exchange। मतलब वो पार्ट जो रियल में गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं, इसको हम रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं। रेस्पिरेटरी जोन के अंदर लेके फॉर एग्जांपल एल्वियोलर सैक्स, alveolar sac, alveolar duct and alveoli. Alveoli are the main cells in the lung
दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज। हर एक आर्गन को अल्लाह ने फंक्शनल सेल्स दिए हैं। जिस तरह की किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स है, ब्रेन के अंदर क्या है, न्यूरॉन्स है, हार्ट के अंदर कार्डियक सेल्स है, डिफरेंट एरियाज के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं। इसी तरह एग्जैक्टली इन द लंग्स अगर फंक्शनल सेल्स है, दे आर कॉल्ड एल्व्यूलाई, और उस एल्व्यूलाई के अंदर कैपिलरीज होती है, और वो कैपिलरीज के जरिए ऑक्सीजन को लंग से ब्लड में देती है, और ब्लड से क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। तो इन तीनों जगहों पे जब तक हम सांस ले और उस ऑक्सीजन को हम जब तक इन तीन जगहों तक ना पहुंचाए तो हमारी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकती। इसलिए कभी कभार ऑब्स्ट्रक्शन होती है, लंग्स नीचे ठीक है लेकिन लंग्स को आने वाला रोड जो है वो रास्ता बंद है, स्पेशली ट्रेकिया ब्लॉक होता है। तो ट्रेकिया ब्लॉकेज में इंसान कहते हैं सांस नहीं आ रही, इंसान कहता है मैं बस मरने वाला हूँ, जब तक उस ऑब्स्ट्रक्शन को हम ख़त्म ना करें। तो कहने का मतलब यह है जब तक एयर इन तीन जगहों तक ना पहुँचे तो हमारी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो ये वो पार्ट हैं जो सिर्फ आने जाने का काम करता है गैसेस की, और ये एक्चुअली इसकी रिप्लेसमेंट करता है कि ऑक्सीजन को ब्लड में देना और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेना, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज़ अ वेस्ट गैस। ये क्या होता है, वेस्ट। ये हम एक्सहेल करते हैं और दैट इज़ यूज्ड बाय द प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का नाम सुना है कि नहीं, ये प्लांट्स यूज़ करती है और प्लांट्स इससे अपना प्रोडक्ट बनाती है और हमें ऑक्सीजन देती है। तो ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिलती है और हम प्लांट को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अब इन चीज़ों को जहन में रखते हुए हम प्रॉपर टॉपिक की तरफ जाएंगे। हेडिंग दे दे लंग्स वॉल्यूम्स, व्हाट इज मेंट बाय लंग्स वॉल्यूम्स। अब ये प्रॉपर हेडिंग है। फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी के अंदर लंग्स वॉल्यूम पे 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट आता है। व्हाट इज मेंट बाय लंग्स वॉल्यूम, बोले के द फॉलोइंग आर फोर टाइप्स ऑफ लंग्स वॉल्यूम्स। ठीक है, एक्चुअली जो लंग्स वॉल्यूम्स होते हैं ये 4 किस्म के होते हैं। कितने, 4 किस्म के। एंड एवरीवन शुड नो अबाउट लंग्स वॉल्यूम वेरी वेल। इसमें लिखे द फर्स्ट लंग वॉल्यूम इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। इसका नाम क्या है, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लिखे द अमाउंट ऑफ एयर that in and out during quiet breathing, that is known as a tidal volume। कहते हैं कि जितना एयर हम इन या आउट करते हैं एक ब्रीदिंग के दौरान जब हम क्वाइट कंडीशन में होते हैं, क्वाइट मीन रिलैक्स स्टेट में होते हैं। अब देखिए जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, बुक कहता है बुक में कि ऑक्सीजन लेना इज अ एक्टिव प्रोसेस। ये क्या है, एक्टिव। इस पे हम एनर्जी लगाते हैं, हम सांस लेने के लिए एनर्जी लगाते हैं, दैट इज एक्टिव प्रोसेस, मसल का काम है। लेकिन सांस छोड़ना क्या है, ये पैसिव प्रोसेस है। इसका मतलब यह है कि क्वाइट कंडीशन रिलैक्स स्टेट में इनहेलेशन क्या है, एक्टिव है, और एक्सहेलेशन क्या है, वो पैसिव है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं तो दौड़ने के दौरान हमारी जो रफ्तार है, हार्ट रेट है, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा। तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते भी है और ज़ोर के साथ सांस छोड़ते भी हैं। तो नॉर्मली एक्सीलेशन इज अ पैसिव प्रोसेस बट इट बिकम एक्टिव व्हेन वी आर डूइंग एक्सरसाइज। जब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। अब ये चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि जो टाइडल वॉल्यूम है ये सिर्फ हम तब अप्लाई करते हैं जब हम किस स्टेट में होते हैं, क्वाइट स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में होते हैं। न कोई एनजाइटी होती है, न कोई खौफ होता है, न कोई डिप्रेशन होती है, न कोई दिल का जो धड़कन है, पल्पिटेशन तेज़, ये चीज़ें नहीं होती। बिल्कुल जिस तरह अभी हम बैठे रिलैक्स स्टेट में, जितना एक सांस में जितना एयर हम इन आउट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ये वर्ड एक्सरसाइज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये रिलैक्स स्टेट के लिए है। और आप लोगों ने याद रखना है इट इज़ डिनोटेड बाय टीवी, टाइडल वॉल्यूम, ये इसका सिंबल है। और इसमें लेकिन नॉर्मली टीवी इज इक्वल टू 500 ml। कितना वॉल्यूम एयर का हम इन आउट करते हैं, 500 ml। और 500 ml से यहाँ पे मुराद 0.5 लीटर होता है। कितना होता है,
0.5 लीटर। कहते हैं कि 0.5 लीटर या 500 ml वॉल्यूम जो है वो हम एक ब्रीदिंग के दौरान जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं ये हम इन एंड आउट कर देते हैं। बात समझ गए कि नहीं? लेकिन गाइड एंड एनहाल फिजियोलॉजी के अंदर या इस तरह बुक्स के अंदर इन लोगों ने रेंज लिखा होता है 450 से लेके 550, तो इसका एवरेज कितना बनता है? 500 बनता है। इसके बाद नेक्स्ट लिखे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। शाबाश। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या चीज़ है, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम्स हैं, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसमें लिखे द मैक्सिमम, द वर्ड इज मैक्सिमम, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर that into the lung, that come into the lung after forceful inspiration। अब देख इसमें वर्ड ये याद रखना है। कहते हैं कि अगर आपको कोई कमांड दे दे, कोई बंदा आपको कहे कि जितना हो सके आप फोर्स लगा के मैक्सिमम एयर को इन करें। हम लंबी सांस लेते हैं और मैक्सिमम एयर को इन करते हैं। इसका मतलब इसमें और इसमें फ़र्क यह है कि तो हम आम जिंदगी में इस तरह हम एयर इन आउट करते हैं, इसमें हमें बंदा कमांड देता है कि एफ यू कैन, जितना आप मर्जी करें आप फोर्स लगा के मैक्सिमम एयर इन करें। उस मैक्सिमम एयर इन करने की वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसकी जो सिंबल है, सिंबल ऑलरेडी हमने मेंशन की है, दैट इज IRV, स्टैंड फॉर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और नॉर्मली IRV इज इक्वल टू 2500 ml। इतना वॉल्यूम ऑफ एयर हम जितना जोर लगा के एयर को इन कर सकते हैं वो मैक्सिमम 2500 ml तक हो सकता है एडल्ट्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि राउंड अबाउट 2.5 लीटर होता है। बात समझ गए कि नहीं? ये कौन सा वॉल्यूम है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। अब इसके बाद नेक्स्ट जगह बिल्कुल सेम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये तो इंस्पायरेटरी है, इसके बाद क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इसको डिस्कस करते हैं कि जो एक्सपायरेटरी है रिजर्व वॉल्यूम, इसका मतलब क्या है। तो लेके जनाब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एक्सपायरेटरी के अंदर एक्सपायरेशन का वर्ड है। इसका मतलब यह है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट वी एक्सहेल या दैट वी आउट ऑफ द लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हमें कोई कहे कि जितना फोर्स के साथ आप कर सकते हैं लंग्स को आप एयर से खाली कर दें, तो हम जितना जोर से एयर निकाल सकते हैं उस मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर को क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें लिखे द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट, हाँ जी, इनहेल के एक्सहेल आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जितना वॉल्यूम हम एयर का निकाल सकते हैं उसका नाम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और यहाँ पे लेके इसकी जो सिंबल है ERV, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो सिंबल इज ERV। इसका जो नॉर्मल है, तो नॉर्मली एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखिए एक फिनोमेना है ये आप लोग अपने आप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग खुद सोचे, अगर हम एयर इन करना चाहे तो ज़्यादा एयर हम इन कर सकते हैं लंबी टाइम के लिए, या ज़्यादा देर तक हम एयर निकाल सकते हैं, इन कर सकते हैं। इन करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, तो इन हम मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? 2500 ml कर सकते हैं। और मैक्सिमम निकाल कितना सकते हैं? 1500 ml कर सकते हैं। कितना? 1500। इसमें लिखे तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट वी एक्सहेल आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन
अबाउट 1500 ml या 1.5 लीटर होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। आखिर में लेके रेजिडुअल वॉल्यूम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो नेक्स्ट के द लास्ट वन 4 वॉल्यूम में से द लास्ट वन इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। अब इसको देखते हैं कि रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है और उसकी जनाब मीनिंग क्या है। इसमें लेके द अमाउंट ऑफ एयर that remain in the lungs even after forceful expiration। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब वो एयर जो बाहर नहीं निकली, जो कहाँ पे रह गई है, लंग्स में। जितना मर्जी करे हम ज़ोर से सांस निकालने की कोशिश करें, फिर भी कुछ ना कुछ एयर होता है जो लंग से बाहर नहीं जाती। अगर ये एयर भी लंग से बाहर जाती तो लंग्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि रेजिडुअल का मतलब क्या है, रेजिड्यू, बकिया, जो चीज़ रह जाती है। तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। कहते हैं कि अल्लाह ने एक कानून, एक नेचर है, जितना भी एक बंदा मस्कुलर क्यों ना हो, हाइटेड क्यों ना हो, वो जितना मर्जी करके जोर लगा के एयर निकालना चाहे तो मैक्सिमम उतना ही निकाल सकता है, 1500 ml। लेकिन कुछ वॉल्यूम है जो वो लंग से नहीं निकाल पाती। उस वॉल्यूम का नाम क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका सिंबल RV है, दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। और नॉर्मली जो रेजिडुअल वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 1500 ml, 1500 ml या 1.5 लीटर। इतना वॉल्यूम है कि हम लंग से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। और आखिर में लेके नोट में इम्पोर्टेंट, ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है और एक्सपायरेटरी रिजर्व ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ये 1500 ml के होते हैं। इसमें लेके द लंग वॉल्यूम which maintain the contour of lung। What is contours? ठीक है, ये वर्ड फिजियोलॉजी का आता है। कॉन्टर से मुराद शेप होता है। क्या होता है, शेप। ऐसा वॉल्यूम बताए जिसकी वजह से आज लंग की शेप मेंटेन है, वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। अगर ये वॉल्यूम ना होता तो लंग्स तो कोलैप्स हो जाते हैं एंड इट इज मेक इम्पॉसिबल फॉर सर्वाइव। इसलिए वो वॉल्यूम जो लंग्स के अंदर ऑल द टाइम रहता है और लंग्स को एक खास शेप प्रोवाइड करते हैं, काउंटर प्रोवाइड करते हैं, उसका नाम क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम है। बात समझ गए कि नहीं। अब यहाँ पे अभी तक हमने कितने वॉल्यूम डिस्कस किए, 4। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। इसके बाद हेडिंग दे दे लंग्स कैपेसिटीज़, कि लंग्स कैपेसिटीज़ क्या है। हाँ जी, मुश्किल तो नहीं है ना ये डेफिनेशन, ये सिंपल डेफिनेशन है जस्ट MCQs के लिए। इसके बाद लिखे लंग्स कैपेसिटीज़, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लंग्स कैपेसिटीज़। देखें पहले तो डेफिनेशन सीखे कि लंग्स कैपेसिटी का मतलब क्या है। When 2 or more than 2 lungs volumes are combined to each other, जब 2 या 2 से ज़्यादा लंग वॉल्यूम को हम इकट्ठा करते हैं तो उससे क्या बनता है, लंग्स कैपेसिटीज बनती है। तो इसमें लेके when 2 or more than 2 or more than 2 lung volumes combined together they form lungs capacities। इसका मतलब यह है कि 2 या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स को कंबाइंड क्या कहते हैं, लंग्स कैपेसिटीज़ कहते हैं। अब देखें यहाँ पे लेके लंग्स कैपेसिटी ये 3 होती हैं, हाउ मेनी, 3। वॉल्यूम्स कितने थे, 4, और जो कैपेसिटीज़ है वो टोटल कितने हैं, 3 हैं। पहले वाले का नाम लेके टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी।
It is formed by the combination of all lungs वॉल्यूम। ठीक है, कहते हैं जितने भी लंग्स वॉल्यूम्स है अगर इसको हम इकट्ठा करें तो उससे जो रिजल्टेंट कैपेसिटी बनती है उसका नाम क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी है। अब देखें हम इसका अगर मैथमेटिकली देखें तो टीएलसी, जैसे ब्लड में टीएलसी का मतलब क्या होता है, नहीं ब्लड में, ब्लड टेस्ट के अंदर टीएलसी का मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, ठीक है ना, ल्यूकोसाइट मीन WBC। लेकिन रेस्पिरेटरी के अंदर टीएलसी का मतलब टोटल लंग कैपेसिटी होता है। अब देखें इट इज़ फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ, वेरी गुड, तो ऑल लंग्स वॉल्यूम्स के अंदर टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इन सब को अगर हम प्लस करें तो उसके रिजल्टेंट जो होगा वो टीएलसी है, टोटल लंग कैपेसिटी। ऐसा ना हो कि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाए कि सर ने तो कहा था कि 2 या मतलब 2, मैंने कहा आर मोर देन 2, तो मोर देन 2 में 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5, लेकिन मिनिमम शर्त यह है कि कैपेसिटी के लिए कितने वॉल्यूम्स होने चाहिए, 2 से ज़्यादा जितनी भी हो सकती हैं। अब देखिए टीएलसी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 ml, एक्सपिरेटरी 1500 और ये 1500 ml। अब इसमें देखें जब टोटल लंग कैपेसिटी हम मालूम करते हैं इन सब को प्लस करते हैं एंड दैट इज इक्वल टू 6000 ml, ठीक है, यह इसको हम कहते हैं अराउंड अबाउट 6 लीटर। ये क्या होता है, अगर किसी का हम एक टेस्ट करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, उस टेस्ट का नाम स्पायरोमीट्री है। क्या है, स्पायरोमीट्री। स्पायरोमीट्री के ऊपर हमें ये पता चलता है कि इस बंदे का लंग कैपेसिटी कितना है। अगर वो 4 लीटर बताए, 3 लीटर बताए, तो इसका मतलब कि जो ऑक्सीजन की मिकदार है वो ब्लड के अंदर क्या हो सकती है, कम, हाइपोक्सिया हो सकता है। कोरोना वायरस इन्फेक्शन के अंदर टीएलसी जो है वो लोग की 2-3 पे चली गई थी, और जिस बंदे की टीएलसी 3 से कम हो जाती है तो उसमें जनाब रेस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बुक कहता है कि जो टोटल लंग कैपेसिटी है दैट इज़ फ्रॉम 5 to 7 लीटर। कितना होता है, 5 to 7 लीटर, लेकिन इसका एवरेज कितना बनता है, 6 लीटर। ऐसा ना हो कल को कोई कहे कि 5.5 वो भी नॉर्मल है, तो 5 से लेकर 7 के दरमियान जो भी फिगर आए दैट शुड बी कंसिडर्ड नॉर्मल, लेकिन जो एवरेज है वो हमारे पास कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये जनाब टोटल लंग कैपेसिटी। अब देखिए एग्ज़ाम के अंदर आप लोगों को यूनिवर्सिटी में एग्जाम क्वेश्चन किस तरह आता है, आप लोगों से सर पूछेगा कि एक बंदा है उसका टाइडल वॉल्यूम 400 है, उसका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये 2000 है, इस तरह की चीज़ें वो देंगे, आप लोग को वैल्यू दी होगी और बताएंगे कि इस बंदे का टीएलसी मालूम करें। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि टीएलसी कितने वॉल्यूम की कम्बिनेशन से, इन 4 में से अगर एक भी मिस हो जाए तो हम टीएलसी को कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो फॉर टोटल लंग कैपेसिटी वी नीड हाउ मेनी वॉल्यूम्स टू कंबाइन, 4 वॉल्यूम्स, हम 4 वॉल्यूम्स को हमेशा देखते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, अनदर इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। एक होता है जिसका नाम वाइटल कैपेसिटी है। क्या है, वाइटल कैपेसिटी। इसमें लिखे इट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वॉल्यूम्स। इसमें कितने वॉल्यूम्स हैं, 3 वॉल्यूम्स। अगर हम 4 में से 3 वॉल्यूम को कंबाइंड करें तो उससे क्या बन जाता है, वाइटल कैपेसिटी। अब वो 3 वॉल्यूम हमें समझनी है, यहाँ पे लेके VC स्टैंड फॉर वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम जी प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बस समझ गए। अब इनमें हमने कितने वॉल्यूम ऐड किए, जी 3 ऐड किए। अब इसमें अगर नहीं है तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम है। रेजिडुअल वॉल्यूम को अगर हम टीएलसी से माइनस करें तो क्या बन जाती है, वाइटल कैपेसिटी। क्योंकि इसमें 4 है, लेकिन उन 4 में से अगर इसको आप रिमूव करें तो रिमेनिंग 3 क्या बन जाती है, वाइटल कैपेसिटी। तो जो वाइटल कैपेसिटी है इसके अंदर देखें टाइडल वॉल्यूम इज हाउ मच, 500
2500 एंड 1500। तो आप लोग लिखे कि जो वाइटल कैपेसिटी है दैट इज़ अबाउट 4500 ml, ठीक है। यह इसको हम 4.5 लीटर भी कहते हैं। ये इसका जनाब मेन पॉइंट है। आपको वैसे कोई कहे कि यार मैंने स्पायरोमेट्री की थी और मेरा तो वाइटल कैपेसिटी, डॉक्टर यही देखता है। ये क्यों देखता है? क्योंकि जो डेली बेस पे हम एयर इन आउट करते हैं, चाहे वो क्वाइट ब्रीदिंग में हो चाहे फोर्सफुल ब्रीदिंग में हो, तो हमारी पूरी लंग्स इसके इर्द गिर्द घूमता रहता है। क्योंकि रिजिडुअल वॉल्यूम जो है वो हमेशा किस में होती है? लंग्स में। जब तक जिंदगी है तो वो लंग्स में होती है। उसने एक्सचेंज में काम नहीं करना, उसने सिर्फ लंग्स से किस को मेंटेन करना होता है? शेप को मेंटेन करना होता है। तो जिस बंदे की वाइटल कैपेसिटी अच्छी हो उस बंदे में रिस्पायरेटरी फेलियर के चांसेस कम होते हैं। अगर कोई कहे कि यार मैंने स्पायरोमेट्री टेस्ट की थी और मेरी वाइटल कैपेसिटी 3000 है या 250 है या 2500 है, तो 4500 से बहुत कम है। इट्स मीन कि उस बंदे को कोई ना कोई रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होगी, चाहे आस्थमा कंडीशन है, चाहे COPD कंडीशन है, ये सारी डिजीज़ है, ब्रोंकाइटिस है, ये सारी की सारी वो प्रॉब्लम है जो किस सिस्टम को हिट करती है? रिस्पायरेटरी सिस्टम को। इसके बाद थर्ड नंबर पे लेके फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड दैट इज कॉल्ड FRC। इसमें लिखे इट इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ टू वॉल्यूम्स। ये कितने वॉल्यूम से बनती है? 2 लंग्स वॉल्यूम या 2 वॉल्यूम ऑफ द लंग। इसका मतलब यह है कि जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है इसमें 2 वॉल्यूम्स आती हैं, 2। अब वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये इन दोनों की है। आखिरी 2 वाले अगर हम ऐड करें तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज इक्वल टू ERV 1500 ml, रेजिडुअल इज 1500 ml। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कितना होता है? 3000 ml होता है। तो यहाँ पे लिखे दैट इज 3000 ml विच इज इक्वल टू 3 लीटर। ये कितना होता है? 3 लीटर होता है। इसका मतलब ये है कि इट्स मीन ये 3 कैपेसिटीज आप लोगों ने याद रखनी है: टोटल लंग कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें कितने वॉल्यूम्स थे? 4। इसमें कितने हैं? 3। और इसमें 2 वॉल्यूम्स होते हैं। जितना हम कैपेसिटीज़ को बढ़ाएंगे तो नंबर्स ऑफ वॉल्यूम्स रिड्यूस हो जाती हैं। लेकिन कैपेसिटीज़ को डिफाइन करने के लिए शर्त यह है इसमें मिनिमम कितने वॉल्यूम होने चाहिए? 2 वॉल्यूम होने चाहिए, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे ये तो आप लोगों को अब क्लियर हो गई कि लंग्स वॉल्यूम्स क्या है, लंग्स कैपेसिटीज़ क्या है। और ये सारे के सारे वॉल्यूम्स या कैपेसिटी जिस टेस्ट के ज़रिए हॉस्पिटल में हम मेजर करते हैं इसको स्पायरोमीट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पायरोमीट्री। देखें यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करें। डायग्राम देखें, इसमें डायग्राम के अंदर देखें आप लोग एक स्केच सिंपल ड्रा करते हैं। इसी तरह एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें और इसको जनाब ऐसे थोड़ा सा बल्ज करें। दैट इज फॉर एग्जाम्पल लंग। ये क्या है? लंग है। लेफ्ट लंग या राइट लंग है, आप लोग इमेजिन करें एक लंग है। अब देखें क्वाइट ब्रीदिंग में जितना एयर हम इन करते हैं जितना आउट करते हैं, एयर आने से लंग वॉल्यूम क्या हो जाती है? आने ज़्यादा, और एयर जाने से लंग वॉल्यूम कम हो जाती है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में अगर हम एयर को ले आए तो इतना चेंज आता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि इसका ये मतलब है कि लंग्स में एयर आ चुकी है। बात समझ गए? तो वॉल्यूम क्या हो गया है? ज़्यादा। जब एयर वापस गई है तो वॉल्यूम फिर वापस आई है। द अमाउंट ऑफ दिस मच एयर दैट वी इन आउट इन अ क्वाइट ब्रीदिंग, ये है टाइडल वॉल्यूम। ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम। अब आप किसी को बताएं कि जितना ज़ोर से हो सके आप सांस इन करें तो हमारी वॉल्यूम इतना बढ़ेगी कि और भी ज़्यादा। हम एयर ज़्यादा इन कर रहे हैं तो जो लंग है वो नॉर्मली इस तरफ जाएगी। इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा एयर हमने इन किया है। इसका मतलब यह है दिस इज़ द अमाउंट ऑफ एयर दैट वी इन टू द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। हमने ज़ोर से सांस ली है, डीप सांस ली है तो इतना एयर आया है। अब लंग्स नॉर्मल है। कोई बंदा आपको कहते कि आप रिलैक्स स्टेट में बैठ जाए, लंग्स नॉर्मल शेप में है इधर तक, फिर आपको कोई कहे कि जितना ज़ोर से हो सके आप लंग से एयर निकालें,
एक्सपायरेट करे, तो हम जितना एक्सपायरेट करेंगे तो लंग्स वॉल्यूम बढ़ेगी कि कम हो जाएगी। तो लंग्स वॉल्यूम नॉर्मल की बजाय कुछ इस तरह हो जाएगी, इतना रह जाएगी, क्योंकि ये जो एयर है, अब ये जो नॉर्मल कम हुई है लंग, एयर बाहर गई है, और ये वो एयर है जो हम कभी भी लंग से नहीं निकाल सकते। इसका नाम क्या था? वेरी गुड, रेजिडुअल वॉल्यूम है। क्या है? रेजिडुअल। अब देखें यहाँ पे ये जो वॉल्यूम, इसका नाम क्या है? टाइडल वॉल्यूम। क्या है? टाइडल। ये क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड दिस वन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एंड दैट इज, तो एक पिक्चर के अंदर आप लोग को 4 वॉल्यूम्स आने चाहिए, ठीक है ना। आप लोग अगर अपनी फिजियोलॉजी एग्जाम में इस तरह एक डायग्राम भी ड्रा करें, इट इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय द प्रोफेसर, ठीक है। आप लोग को पता होना चाहिए कि एक सिंपल डायग्राम में आप इन वॉल्यूम्स को कैसे इकट्ठा करते हैं। अब देखिए आसान, अगर मैं इन दोनों को आपस में इकट्ठा करूं, कौन कौन से? हाँ जी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों की मिलाने से जो कैपेसिटी बनती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC, ये वाला, ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अगर हम फॉर एग्जांपल इसको और इसको मिलाएं, हाउ मेनी? 3, इसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। ये क्या है? वाइटल। और अगर आप कितने को आपस में मिलाएं? 4 को, ऑल टुगेदर, इसको हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। सो दैट इज व्हाट ऑल अबाउट लंग्स वॉल्यूम एंड लंग्स कैपेसिटी। तो एक ही फिगर में आप लोग को लंग्स वॉल्यूम और लंग्स कैपेसिटी का समझ आना चाहिए। जल्दी आप उस पर जनाब क्विकली आप निकाल सकते हैं कि यार ये वाला फॉर एग्जांपल 2.5 लीटर है, ये 0.5 लीटर है, ये 1.5 लीटर है, और ये भी 1.5, तो दैट इज इक्वल टू 3 लीटर, 4.5 लीटर, एंड दैट इज 6 लीटर। ये इसके पर वैल्यूज है। तो आप लोग इस तरह एक डायग्राम ड्रा करेंगे और स्पायरोमीट्री के ऊपर हमें इस तरह नजर आता है, ये जनाब लंग्स वॉल्यूम है और ये लंग्स कैपेसिटीज होते हैं। बात समझ गए क्या नहीं? अब इसमें अगर इस कैपेसिटी और वॉल्यूम के अंदर कुछ भी आ जाता है तो रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है या रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस वगैरह हो सकता है। इसके बाद लेके इसमें कोई क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग को एग्जाम में सवाल किस तरह आता है? अ पेशेंट वाज डायग्नोज केस ऑफ COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टेड पल्मोनरी डिजीज। COPD, स्मोकर बंदा है, COPD है, स्पायरोमीट्री की गई, उसका जो है ना RV रेजिडुअल वॉल्यूम 1300 है, और इस तरह जनाब एक एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 1000 है। तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू हाउ मच विल बी दिस पेशेंट FRC। तो फिर एटलीस्ट पता होना चाहिए कि जो FRC है ये इन दोनों की कम्बिनेशन होती है, या जो VC है ये इन 3 चीज़ों को मिलाने से होता है, और जो TLC है वो सब को मिलाने से होता है। तो मैथमेटिकली इफ यू नो द इक्वेशन, तो आप लोग वहाँ पे फिर इसको हल कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक लेके एल्वियोलर सेल्स। बस नेक्स्ट टॉपिक इज एल्वियोलर सेल्स। एल्वियोलर सेल्स को डिस्कस करते कि एल्वियोलर सेल्स क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो लिखे एल्वियोलर सेल्स, लिखे दीज आर दी parenchymal cells of lungs. These are the parenchymal cells of lungs. और याद रखना है पेरेनकाइमल का मतलब मेन फंक्शनल सेल्स। वेरी गुड। हिस्टोलॉजी के अंदर जब हम स्ट्रोमल सेल या सपोर्टिंग सेल और एक होते हैं मेन फंक्शनल सेल, किसी भी ग्लैंड का मेन फंक्शनल सेल को क्या कहते हैं? पेरेनकाइमल सेल्स कहते हैं। एल्वियोलर सेल जो होते हैं आप लोग लेके, इट हैज़ 2 टाइप्स। एक्चुअली इसके अपने 2 टाइप्स तो ऐसे नहीं होते, लेकिन इसके अंदर 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं इट कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सेल, इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ सेल। ये सारे एप्लीकेबल चीज़ें हैं विच आर नोन एज, एक को हम कहते हैं, इसको डायग्रामेटिकली ड्रा करते हैं एक टेबल के साथ। जो एल्वियोलर सेल है इसके अंदर फिर 2 किस्म के सेल्स होते हैं। एक का नाम न्यूमोसाइट टाइप 1 है। क्या चीज़ है? न्यूमोसाइट टाइप 1। और दूसरे का नाम न्यूमोसाइट टाइप 2 होता है। तो न्यूमोसाइट टाइप 1 एंड न्यूमोसाइट टाइप 2।
लेकिन फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एक सेल के अंदर दूसरे सेल कैसे होते हैं, वो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मतलब इसकी मीनिंग क्या है, ये लिख लिया कि नहीं। अब देखिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग को अब समझ आ जाएगी। एक्चुअली अगर ये लंग्स है ना, लंग्स फॉर एग्जांपल दिस इज अ लंग, ठीक है, राइट लंग है। अब इस लंग के अंदर सारे के सारे मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, एल्वियोलर सेल्स होते हैं। ये जो एल्वियोलर सेल्स होते हैं ये इस तरह होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस अ सिंगल एल्वियोलाई, दिस अनदर एल्वियोलाई, इस तरह बहुत सारे एल्वियोलाई होते हैं ये लंग्स के अंदर, ठीक है। इनकी मिसाल लाइक बोटल्स है, ये बोतल की तरह होते हैं। अब जितने भी एल्वियोलाई है, अब देखें इनकी अंदर वाली साइड पे, किस वाली साइड पे, अंदर, इन साइड पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेल्स होते हैं। एल्वियोलाई जो है ये खुद एक बड़ा सेल होता है और इसके इन साइड पे इस तरह अलग किस्म के क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। अब इन सेल्स को जब हम हिस्टोलॉजिकली देखते हैं तो दोनों की एपिथेलियम चेंज होती है, क्या होती है, चेंज। एक में फॉर एग्जांपल स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है, दूसरे में क्यूबॉइड एपिथेलियम होता है। तो एल्वियोलाई एक जगह है और उस जगह के अंदर दो किस्म के लोग रहते हैं, एक को नीमोसाइट टाइप 1 कहते हैं और एक को नीमोसाइट टाइप 2 कहते हैं। समझ गए कि नहीं। अब एक एल्वियोलाई के अंदर नीमोसाइट टाइप 1 की जो रेशो है वो 95% होती है, कितना, 95, और जो 5% है वो क्या होती है, नीमोसाइट। इसमें लिखे इट इज मोस्ट अबंडेंट एंड इट इज लीस्ट अबंडेंट, नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे लिखे इट इज मोस्ट अबंडेंट, इट इज मोस्ट अबंडेंट, ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, दैट इज अबाउट 95%। एल्वियोलाई के अंदर अगर 95% सेल है वो नीमोसाइट ऑफ टाइप 1 होते हैं, और इसमें लिखे इट इज लीस्ट अबंडेंट, ये सबसे कम होते हैं, सो इट इज लीस्ट अबंडेंट। और ये जनाब हमारे पास अबाउट कितना परसेंट होते हैं, 5% होते हैं, ठीक है जी। एक पॉइंट तो उसके याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे जो नीमोसाइट टाइप 1 है इट कंटेन स्क्वामस एपिथेलियम, इसमें कौन सा एपिथेलियम है, स्क्वामस। यहाँ पे लिखे इट कंटेन स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। हिस्टोलॉजी के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्क्वामस, कोलमनर एपिथेलियम, ये सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन जो नीमोसाइट टाइप 2 है उसके अंदर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, क्या होता है, क्यूबॉइडल। इसमें लिखे इट कंटेन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और इस पॉइंट को प्लीज एमसीक्यूज मार्क कर दे, दैट इज एमसीक्यूज। नीमोसाइट टाइप 1 कंटेन स्क्वामस एपिथेलियम, नीमोसाइट टाइप 2 कंटेन क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसमें एक फ़र्क ये है। अब लिखे जनाब फंक्शंस, फंक्शन दोनों की क्या है, तो नंबर 1 लिखे फंक्शन, ठीक है। फंक्शन लिखे जो नीमोसाइट टाइप 1 है इट रियली हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज, ये किस में काम करता है, गैसियस एक्सचेंज। तो यहाँ पे आप लोग लिखे हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज। इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट कर देता है। इसका मतलब यह था कि हमने पढ़ा था रिस्पायरेटरी जोन में, उसमें एल्वियोलाई था कि नहीं, हाँ, रिस्पायरेटरी जोन में एल्वियोलर सैक है, एल्वियोलर डक्ट है और एक एल्वियोलाई है। अब एल्वियोलाई खुद रिस्पायरेटरी जोन नहीं है, लेकिन एल्वियोलाई के अंदर जो कौन सा सेल है, नीमोसाइट टाइप 1, वो एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। तो अगर नीमोसाइट टाइप 1 है जो गैसियस एक्सचेंज करता है, तो नीमोसाइट टाइप 1 किस सेल के अंदर है, एल्वियोलर, इसलिए हम कहते हैं एल्वियोलाई आर द मेन सेल विच हेल्प इन द गैसियस एक्सचेंज। लेकिन स्पेसिफिकली नीमोसाइट टाइप 1 होता है। न्यूमो इज द वर्ड यूज फॉर एयर, न्यूमो मीन एयर, साइट मीन सेल, वो सेल जिसका कॉन्टेक्ट किसके साथ होता है, एयर के साथ, दे आर कॉल्ड नीमोसाइट। इसकी फंक्शन लिखे, किसका फंक्शन क्या है, नीमोसाइट टाइप 2। ये तो जनाब नीमोसाइट टाइप 2। अनदर पॉइंट, अगर ये से डैमेज हो जाए टाइप 1 वाले तो फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है, क्योंकि ये गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर लंग्स हम जानते हैं, लंग्स तो ये किस लिए लोग जानते हैं, गैसियस एक्सचेंज के लिए, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास लंग्स में वो सेल ज़्यादा चाहिए जो गैसियस क्या करें, एक्सचेंज। इसलिए नीमोसाइट टाइप 1 कितने होते हैं, 25% होते हैं। अब इसके लेके नंबर 1
इट प्रोड्यूस, इसको स्टार करें एमसीक्यूज, इट प्रोड्यूस अ लिपिड मॉलिक्यूल known as सरफेक्टेंट। ये क्या बनाती है? सरफेक्टेंट बनाती है। और ये क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम के अंदर, नेवर मिस, इवन एनएबी एग्जाम के अंदर और बड़े बड़े एग्जाम में। आप लोग चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठ जाएं, लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठ जाएं, ये क्वेश्चन जरूर मिलता है कि वो कौन सा सेल है लंग्स के अंदर जो नीमो सरफेक्टेंट रिलीज करता है, वो नीमोसाइटो टाइप 2 होता है। अब सवाल ये है कि सरफेक्टेंट क्या है, इस पर हम अलग लेक्चर लेते हैं कि बड़े सरफेक्टेंट और इसकी फंक्शन क्या है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग रिमेंबर, सरफेक्टेंट वो मॉलिक्यूल है जो लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती हैं। सो अ मॉलिक्यूल विच प्रिवेंट द लंग्स फ्रॉम कोलैप्स, दैट इज कॉल्ड ऑफ सरफेक्टेंट। यार एक तेली है, एक लंग मीन एक तेली है और उसमें प्रेशर है, आप उससे वो प्रेशर क्या करता है, वो तो कोलैप्स करना चाहता है। लेकिन अगर हाई प्रेशर के बावजूद भी लंग्स कोलैप्स नहीं होते तो इसके अंदर एनफ क्या होता है? सरफेक्टेंट होता है। 9 प्रेगनेंसी जो होती है वो कितने मंथ्स की होती है? 9। अगर एक बच्चा पैदा होता है प्रीमेच्योर बर्थ, मतलब 7 मंथ से पहले उसके आर्गन सारे के सारे बने होते हैं, फिर भी वो बच्चा सर्वाइव नहीं करता, क्योंकि सरफेक्टेंट बच्चे को माँ से मिलती है 8वें महीने में। कब मिलती है? 8वें महीने में। तो अगर सरफेक्टेंट देने से पहले वो बच्चा पैदा हो जाता है तो उसमें लंग्स फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर बच्चे में लंग्स फेलियर हो जाए तो कैन दैट बेबी सर्वाइव? नो। इसलिए बिफोर 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन प्रीमेच्योर बर्थ, दैट इज लंग्स फेलियर। ये क्या होता है? द रीजन इज लैक ऑफ सरफेक्टेंट, वो सरफेक्टेंट की कमी होती है। नंबर 2, इसका एक और लेके, नंबर 2 लेके इट रिपेयर, इसका ये वाला फंक्शन ऊपर लिख तो आप लोग नीचे लेके, इट रिपेयर डैमेज नीमोसाइट टाइप 1। अब देख ये अच्छी पॉइंट है, अगर नीमोसाइट टाइप 1 डैमेज हो जाए किसी भी वजह से तो उसको रिपेयर करना ये भी किसका काम होता है? नीमोसाइट टाइप 2। जो 2 है इसमें केमिकल्स होती है कि वो डैमेज नीमोसाइट टाइप 1 को क्या कर सकती है? रिपेयर कर सकती है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से एक चीज़ लेना चाहें कि दैट इज़ वेरी कॉमनली आस्क्ड इन एग्जाम, वो 2 हैं। नीमोसाइट टाइप 1 का मेन काम गैसियस एक्सचेंज है, नीमोसाइट टाइप 2 का मेन काम किस चीज़ को रिलीज करना है? सरफेक्टेंट को। नीमोसाइट टाइप 1 में एपिथेलियम स्क्वामस होता है, नीमोसाइट टाइप 2 में क्यूबॉइडल होता है। और ये दोनों सेल लंग्स के अंदर एक तेली की शक्ल में मौजूद होते हैं और उस तेली को हम क्या कहते हैं? एल्वियोलर सेल्स कहते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं कि व्हाट इज सरफेक्टेंट मीन एक्चुअली। तो हेडिंग दे दे कि व्हाट इज सरफेक्टेंट। आप लोग हेडिंग दे दे कि सरफेक्टेंट क्या है और ये क्या काम करता है। सो दैट इज सरफेक्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वन। लंग्स के अंदर सरफेक्टेंट के बारे में जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखिए एक्चुअली सरफेक्टेंट इज ए लिपिड मॉलिक्यूल दैट इज सिक्रीटेड बाय नीमोसाइट टाइप 2। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लेके अ लिपिड मॉलिक्यूल, इस पे अलग शॉर्ट नोट आता है एग्जाम्स में कि राइट शॉर्ट नोट ऑन सरफेक्टेंट। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि सरफेक्टेंट होता क्या है, इसके ऊपर इतना कुछ लिखना चाहिए कि आप एग्जाम में पास हो जाते हैं। ठीक है। तो लेके अ लिपिड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय हाँ जी नीमोसाइट टाइप 2, नीमोसाइट टाइप 2 इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। सरफेक्टेंट तो खुद लिपिड मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो लेके कंपोनेंट्स, हम किसकी कंपोनेंट्स पढ़ते हैं? सरफेक्टेंट की।
अब सरफेक्टेंट के अंदर एक स्पेशल लिपिड मॉलिक्यूल होता है, उसका नाम है, हाँ जी, एनीवन, कैन एनीवन टेल मी द कंपोनेंट्स ऑफ दिस सरफेक्टेंट? शाबाश। इसमें एक नाम है, इसको कहते हैं DPPC। क्या कहते हैं? DPPC, डाई पाल्मेटाइल फॉस्फेटाइल कोलिन। ठीक है ना, ये नाम याद रखना है। अब ये नाम आप लोगों ने बार बार बताना है, जाना है, और एक फिंगर टिप्स के साथ डाई पाल्मेटाइल फॉस्फेटाइल कोलिन। ठीक है ना, ये वो लिपिड मॉलिक्यूल है जो अंदर से किस चीज़ को बनाती है? सरफेक्टेंट को। तो लेके डाई पाल्मेटाइल फॉस्फेटाइल कोलिन। ठीक है, बस लिखते जाए। ठीक है, जितना भी लिखें। इसमें स्पेलिंग कितने होते हैं आई डोंट नो। ठीक है ना, स्पेलिंग फिर आप लोग देख लें। DPPC स्टैंड फॉर डाई पाल्मेटाइल फॉस्फेटाइल एंड C फॉर कोलिन। दिस इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट का 55% यही होता है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, फास्फोलिपिड्स। सरफेक्टेंट के अंदर क्या होते हैं? फास्फोलिपिड्स। इसमें जनाब फास्फोलिपिड्स होते हैं। ये तो खुद लिपिड मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें कुछ फास्फेट भी होते हैं, तो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। और सरफेक्टेंट इवन कंटेन सम प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल एज वेल। यहाँ पहले के प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, ये चार चीज़ें आप लोगों ने याद रख, ये तीन भूल जाए